नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं गांधी के हत्यारे को सपूत कहना, राहुल को ओसामा बिन लादेन कहना, नीतीश कुमार को गजनी कहना। बीजेपी आखिर पूरी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती है? संघ एक और जहां गांधी को प्रातः स्मरणीय जो हमारे कुल श्रेष्ठ हैं उसको उस नज़रिए से याद करते हैं, और उसी संघ से निकला हुआ एक स्वयंसेवक और उसी संघ के उस पाठशाला से निकला हुआ एक राजनेता गिरिराज सिंह आज कह रहे हैं कि गांधी का हत्यारा गोडसे सपूत है इस देश का। आखिर इस बयान के सहारे गिरिराज कहना क्या चाहते हैं, या फिर संघ पर जो आरोप लगता आ रहा है कि गांधी को भले वो प्रातः स्मरणीय मानते हों, लेकिन उनका हिडन एजेंडा यही है कि वो इस देश में गांधी के खिलाफ एक नफ़रत का जो माहौल बनाने की कोशिश देश के बंटवारे के साथ उन्होंने शुरुआत की है, वो नफ़रत को आज और बड़े स्तर पर फैलाना चाहती है। बड़ा सवाल ये है, और गिरिराज सिंह के बयान को कमोबेश उसी नज़रिए से देखा जा रहा है। जरा सुनिए गिरिराज सिंह कह क्या रहे हैं। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। तो आपने गिरिराज की बात सुनी। अब जरा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की भी बात सुन लीजिए, जो राहुल की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। मतलब दाढ़ी उनके प्रधानमंत्री भी बढ़ाए हुए हैं मोदी जी। अक्सर अलग अलग, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के अंदाज में दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो कभी सिख के अंदाज में दाढ़ी बढ़ाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस तरीके के किसी आतंकी के चेहरे से तुलना नहीं किया होगा आज तक प्रधानमंत्री की। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने ओसामा बिन लादेन से राहुल की तुलना की है। जरा आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं राहुल को लेकर सम्राट चौधरी। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन लग रहे हैं। और अब बात उस यहीं तक नहीं खत्म हुई, अब बात नीतीश कुमार के गजनी तक पहुंच गई है कि वो उसी तरीके से आजकल बात करते हैं जिस तरीके से किसी दौर में इतिहास में गजनी के बारे में जो बातें दर्ज हैं, ठीक उसी अंदाज में बात करते हैं। तो जरा सुन लीजिए गजनी का अंदाज क्या है, और सम्राट चौधरी नीतीश की तुलना गजनी से क्यों करना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या करेगा? अब नीतीश कुमार का क्या कैरेक्टर समझिए। तो फिल्म देखे होंगे गजनी का, और गजनी फिल्म में जो हीरो है अमीर का, तो 20 दिन में संबोधन हो जाता है, और विरोधी है बहुत पकड़ है। वही आदत हो गया है नीतीश का। आजकल कह रहे हैं कि दरभंगा में उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री है। बताइए, रात में सपने देते होंगे, सपने में वो चले लिए होंगे, सीधे दरभंगा कि मैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री। बताइए कि मानसिक स्थिति उनकी खराब है कि मेरी खराब। तो आपने सुना, गिरिराज जो बिहार प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र में सबसे ओहदे वाले मंत्रालय के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास विभाग के, और एक फायर ब्रांड उनकी छवि भी रही है। उनका ये बयान है, फिर सम्राट चौधरी का बयान है। तो आखिर इन बयानों के सहारे बीजेपी किस तरीके की नैरेटिव सेट करना चाहती है बिहार में, बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में जब से नीतीश से बीजेपी अलग हुई है, लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि हम इस कॉमनल नैरेटिव को आगे बढ़ाएं, और सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं वो इन चीज़ों को लगातार हवा दे रहे हैं। अभी नवादा, नालंदा और सासाराम में जो विवाद हुआ, उस विवाद मामले में बीजेपी के एक पूर्व विधायक अभी भी जेल में है।
नालंदा में कई बीजेपी के बजरंग दल के कार्यकर्ता अभी जेल में हैं। वहाँ के स्थानीय विधायक पर जांच चल रही है। उस मामले में एक ऐसे महिला की पुलिस को तलाश है जिसको प्रधानमंत्री मोदी खुद फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार शरीफ दंगे को लेकर कई आपत्तिजनक पोस्ट की थी कि हिंदू वहाँ से कैसे पलायन कर रहे हैं, दर्जनों हिंदू की हत्या हुई है। मतलब ये कई ऐसे चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे बिहार में बीजेपी कॉमनल लाइन पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी बात ये है कि बिहार में क्या बीजेपी इस लाइन पर कभी चुनाव जीत सकती है क्या? 52 से ये कोशिश बीजेपी की चलती रही है। जब वो जनसंघ में थे तब भी ये कोशिश हुई कि कुछ ऐसी सीटें थीं जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतना शुरू की। वो सीट कहीं न कहीं कॉमनल एजेंडे पर बीजेपी के लिए फिट बैठती थी, लेकिन उससे आगे कभी भी बीजेपी नहीं बढ़ पाई। जब नीतीश के साथ आए तो झारखंड अलग हुआ, फिर भी वो उन्हीं सीटों पर ज़्यादा केंद्रित रहा। या तो वो शहरी सीट जीते या फिर जहाँ कॉमनली ज़्यादा तनाव रहा है हिंदू और मुसलमानों के बीच, उन सीटों पर उनकी जीत हुई है। लेकिन वो उन सीटों का दायरा इतना छोटा है बिहार में, या मुसलमानों को लेकर जो पॉलिटिक्स है बिहार में, कुछ इस तरीके के मुख्तार अंसारी, अतीक और जैसे बहुत सारे अपराधी इस तरीके के गैंग भी नहीं है जिसके सहारे वो मुस्लिम नैरेटिव को वो आगे बढ़ा सके। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर नीतीश मुहिम की शुरुआत की है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी अब कुछ इस तरीके के बयानबाजी करना शुरू किए हैं जिससे देश का ध्यान बिहार की तरफ केंद्रित हो, फिर बिहार के सहारे नीतीश को काउंटर किया जा सका। कई इस तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों के बीच जो बड़ी बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर नीतीश मुहिम की शुरुआत की है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी अब कुछ इस तरीके के बयानबाजी करना शुरू किए हैं जिससे देश का ध्यान बिहार की तरफ केंद्रित हो, फिर बिहार के सहारे नीतीश को काउंटर किया जा सका। कई इस तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सब सवालों के बीच जो बड़ी बात यह है कि इस देश को हमारे पुरखों ने जिस मिजाज के साथ बनाया, जिस संस्कृति को, जिस धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को स्वीकार किया, क्या उस मान्यताओं के साथ बीजेपी अपने आप को खड़ी करना दिखना नहीं चाहती है? गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करना और राहुल को ओसामा बिन लादेन से तुलना करना, कुछ इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या ये, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में मुस्लिम नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी के बयान बहादुर लगे हुए हैं, आने वाले समय में इस तरह की बयानबाजी और तेज होगी विपक्ष की तरफ से भी, ये भी तय लग रहा है। क्योंकि जिस अंदाज में तेजस्वी ने कहा है कि मेरे पिताजी ने आडवाणी का रथ रोका है और हमारे चाचा मोदी का रथ रोकेंगे, ये एक उदाहरण है, एक वानगी है कि आने वाले समय में बिहार में अगर कमंडल का जोर बढ़ेगा तो मंडल भी उसी अंदाज से उस पर हमला बोलेगा। तो हम तेजस्वी का वो बयान भी सुन लेते हैं जिन बयान के सहारे गिरिराज और जो सम्राट चौधरी जैसे नेता ज़्यादा उद्वेलित है कि भाई उस बयान को हम कैसे काउंटर कर सकें। तो जरा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। धर्म का और क्यों ना हो, सबों ने इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहाया है। तो कोई चाह देगा किसी को भगा दे और किसी का अधिकार छीन ले, ये महागठबंधन सरकार नीतीश जी और लालू जी के होते हुए किसी के बाप पे दम नहीं रखो। हम लोग खड़े हैं, क्या चाल चला जा रहा है, क्या क्या साजिशें चली जा रही हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका, इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहां से मोदी जी का रथ रोकेंगे। तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस, रीजनल पार्टी, हम लोगों का प्रयास है कि एकजुट होइए। अगर ये लोग आ गए तो देश बचेगा नहीं। आज क्या है, दो लोग देश को बेच रहा है, दो लोग देश को खरीद रहा है। तो आपने सुना, और तेजस्वी का अंदाज कितना आक्रामक है ये देख लीजिए। मतलब तय है कि 2024 आते आते अगर
बीजेपी कॉमनल एजेंडे को इस तरीके से आगे बढ़ाती है तो बिहार में एक बार फिर से मंडल और कमंडल के बीच 89-90 के बाद, मतलब जो 95 में जो स्थिति बनी थी, उस तरीके से आमने सामने सीधी लड़ाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।